इस वीडियो में बेटा आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्मेलिटी। आपको एसिड बेस में, आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, पीएच निकालने के क्वेश्चनों में बहुत जगह पे इस कंसेप्ट की यूटिलिटी मिलेगी। तो नॉर्मेलिटी डायरेक्ट शुरू करते हैं। नॉर्मेलिटी है क्या? अगर मैं दोनों चीज़ों को कंपेरेटिव लेके चलता हूँ, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, क्योंकि नॉर्मल दोनों ही चीज़ें यूज होंगी एक साथ में। तो मोलैरिटी जैसे आप सबको पिछली वीडियोस में देखा भी आपने, कॉन्सेंट्रेशन वाली वीडियोस में पता ही है। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल डेफिनेशन अगर आपको डिफाइन की जाए तो ये कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जनरल टर्म्स में ऑब्वियस बात है लीटर में ही रहेगा। तो वहीं नॉर्मेलिटी क्या है? अब की बार नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा सा चेंज है, मोल्स की वजह एक नया टर्म आ गया है अब की बार, ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियस बात है। इसी चीज को ओपन अप करो, ओपन अप करोगे तो है क्या? मोल्स तो सबको पता है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऑब्वियस बात है, ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। 1000 आए तो ऑब्वियस बात है ml आएगा, अगर लीटर है तो 1000 की आपको जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है, सबको पता है ये चीज। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर फिर एक चेंज आएगा। इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या? गिवन मास, ये तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय वहां पे होता था मोलर मास, अब की बार क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सेम ही है। तो एक नई चीज आपके पास इस टर्म के अंदर जो आपको सीखनी है इस वीडियो में, वो है इक्विवेलेंट मास। इजी सा टॉपिक है बट थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो आपके पास मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस आया, किस वजह से आया, अब फर्दर उसी चीज को आपको देखना है, उसी चीज को आपको समझना है। तो देखो जी, डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस बेसिक सी बात भाई, मोलैरिटी के अंदर क्या आए थे आपके पास? मोल्स आए थे जी, ये रे। वही नॉर्मेलिटी के अंदर क्या आया जी? ग्राम इक्विवेलेंट आए हैं। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मोलैरिटी की यूनिट क्या थी? मोल्स पर लीटर, सबको पता ही है। ऊपर मोल्स है, डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, मोल्स की यूनिट मोल होती है। वही नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? वो तो वॉल्यूम तो सेम ही है, लीटर ही है, लेकिन अब की बार मोल्स की वजह क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। अब वहीं से शुरू होगा। ये मोल्स क्या डिफाइन करते थे? सबको पता है भाई, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। नंबर ऑफ मोल डिफाइन करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ ए केमिकल स्पीसीज। स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं भाई आपके पास? तो स्पीसीज आपके पास एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं भाई, आपके पास कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, जो भी चीज आपको दे रखी है उसके अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी है और वो किस किस फॉर्म में है भाई? मास की फॉर्म में हो सकती है, वॉल्यूम की फॉर्म में हो सकती है, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, कितनी है, नंबर ऑफ आयंस की फॉर्म में हो सकती है। तो किसी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर केमिकल चीजें हैं कितनी, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड कितना है, वॉल्यूम कितना है, उसका मास कितना है, ये चीजें डिफाइन कौन करता था? मोल। फार्मूले लिखे थे, सोल्व करना सीखा ही था। लेकिन अब की बार एक नई चीज आ गई है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या है फिर? ये भी वही चीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। आपके पास मान लो कोई सब्सटेंस 23 ग्राम, सोडियम ही लगा लो, वो 23 का 23 रिएक्ट कर गया है, अच्छी बात है। लेकिन मैग्नीशियम को जब आपने चेक किया तो पता चलो तो 12 ग्राम ही रिएक्ट कर रहा है 24 में से। उसका जो एटॉमिक मास है या उसका एक मोल जो है वो है 24 ग्राम के बराबर। डेफिनेशन मोल, अगर किसी सब्सटेंस का गिवन मास उसके एटॉमिक या मोलिकुलर मास के बराबर होता है तो डिफरेंस वो क्या होता है? एक मोल। तो मोल क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक मोल मैग्नीशियम मतलब 24 ग्राम, एक मोल सोडियम मतलब 23 ग्राम, सिंपल सी चीज है। लेकिन ये क्या कह रहा है ग्राम इक्विवेलेंट? ये कह रहा है एक इक्विवेलेंट मतलब टोटल, उसमें से जो टोटल मास वो सिस्टम लिए बैठा है उसमें से रिएक्ट कितना कर रहा है, वो डिफाइन कौन करता है जी? वो डिफाइन करता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिफाइंस द टोटल क्वांटिटी विच अंडरगोज इन अ केमिकल चेंज। कितना है वो अलग चीज है, हो सकता है 100 ग्राम में से 85 ग्राम रिएक्शन में जाए, हो सकता है भाई आपके पास 33 ग्राम ही जाए, हो सकता है 25 ग्राम ही जाए, कितना जाएगा वो कौन डिफाइन करेगा? ग्राम इक्विवेलेंट। थोड़ा सा और आगे आते हैं। इसका रिलेशन नेचर के साथ बिल्कुल नहीं है, बस ये क्वांटिटी से डिपेंडेंट है, वो एसिड है, बेस है, किसी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मेलिटी को देखोगे तो नॉर्मेलिटी भाई नेचर पे डिपेंडेंट है। नेचर मतलब आपका जो रिएक्टिव अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि सब्सटेंस की नेचर कैसी है, वो एसिड तो नहीं है
या बेस तो नहीं है, या आयन, भाई आयनिक रिएक्शन में जा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जा रहा है, या वो किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट तो नहीं है। तो आपके पास नॉर्मेलिटी के अंदर जो नेचर है वो मायने रखती है कि सब्सटेंस है क्या, जबकि मोलैरिटी के अंदर वो चीजें मायने नहीं रखती। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी, लेकिन असली कंसेप्ट तो अब शुरू होगा। अगर नेचर पे डिपेंडेंट है तो किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, अब हम वही निकालने के अलग अलग जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पे बात करेंगे। होपफुली इतना समझ में आया है, इसको प्लीज एक बार नोट इट डाउन करो। तो इक्विवेलेंट मास, सबसे पहले सबसे आसान चीज ऑफ एटम्स। एटम्स की अगर आप बात करोगे बेटा जी, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम्स बिल्कुल सिंपल है आपके पास। क्या? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय देयर वैलेंसी। और वैलेंसी यहां पर आपको पता ही है, जो 4th चैप्टर में आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है उसके हिसाब से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ऑक्टेट रूल तो सबको पता ही है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कोई डाउट होगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो भाई बिल्कुल सिंपल, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 1, ऑब्वियस है। ऐसे इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास कितना होता है 14 डिवाइडेड बाय द वैलेंसी कितनी 3। ऐसे ही ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल। कि आपको क्या करना है, एटॉमिक मास जो आपको ऑलरेडी याद होते ही हैं, याद रखने ही होते हैं, और नहीं तो आपको क्वेश्चन के अंदर मिल ही जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ से बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन मिलता है तो भाई उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, एंड काम खत्म, उसका इक्विवेलेंट मास आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक छोटी सी बात जो अभी अभी आपने लिखा है जस्ट 20 सेकंड पहले, तो उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो उसका जो 23 का 23 ग्राम सारा का सारा रिएक्टिव है। वहीं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, यानी कि आपके पास 1 मोल की बात करूं तो उसके अंदर मास होगा 14, लेकिन क्या 14 का 14 रिएक्टिव है? नहीं। उसको डिवाइड 3 से करो, डिवाइड 3 से करोगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर कितना आएगा आपके पास 4 पॉइंट समथिंग। तो उसका सिर्फ 14 में से 4 पॉइंट समथिंग ग्राम ही रिएक्टिव है, बाकी आपके पास केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। और यही डिफरेंस है मोलर मास में और इक्विवेलेंट मास में, कि मोलर मास आपके पास जो है वो है, टोटल है भाई, ये क्वांटिटी है, लेकिन इक्विवेलेंट मास बताता है कि नहीं भाई हो कितना ही, लेकिन रिएक्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट ही करेगा। वो कितना करेगा वो डिपेंड करेगा नेचर पे। जैसे यहां पर नेचर आपकी क्या डिफाइन होती है, वैलेंसी, जो नंबर है वो नंबर यहां पे क्या आपके पास है, वैलेंसी। ऐसे ही इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस, आयंस के केस में तो और भी आसान है बेटा, आपको कुछ करना नहीं है। एटॉमिक या मोलर मास डिवाइडेड बाय द चार्ज, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर चार्ज कितना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोराइड की बीइंग प्रिसाइज, तो उसका मास 90 डिवाइडेड बाय 1। ऐसी ही बात करूं आपके पास सल्फाइड की, तो सल्फाइड में क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास 32 डिवाइडेड बाय उसकी चार्ज कितना है, वो तो दे ही रखा है 2 नेगेटिव। कार्बोनेट की अगर बात की जाए, आपकी बात तो भाई मॉलिक्यूल आ गया है, तो कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कितना है निकाल लो जी, ऐड करके 12 + 16 × 3 हो जाएगा 60। 60 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना 2। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको दे रखा है सब कुछ। एक चीज का ख्याल रखना, जल्दी जल्दी में ये गलती दिमाग में मत डाल लेना कि यहाँ पर चार्ज आपके पास एग्जैक्ट जो है वही लिखना है ना बेटा, ये माइनस था लेकिन आपने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। ऐसा नहीं कि -1 है -1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, नहीं जी, यू नीड टू राइट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपके पास। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द नाइट्राइड, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, मैग्नीशियम, इन सब का आपको अब एक हल्की सी प्रैक्टिस आ जाएगी, दिमाग के अंदर कंसेप्ट बिल्कुल ईजी सा है ही, क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक्चुअल टॉपिक शुरू होता है, द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स, बेसिस, रेडॉक्स रिएक्शंस। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब आपके पास शुरू हो रही हैं। ये तो बिल्कुल रसगुल्ला कंसेप्ट था भी, मीठा मीठा छोटा छोटा आसान आसान सा। एक्चुअल कंसेप्ट अब आएगा जी बेटा आपके पास। एक्चुअलिटी में देखो क्या है ये आपके पास। तो इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव क्या है, अब वही समझाता हूं। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव वो है जो किसी रिएक्शन के अंदर अरेनियस के कंसेप्ट के हिसाब से जब कोई एसिड टूटता है तो वो H पॉजिटिव देता है। कितने H पॉजिटिव टूट के वो देता है वही डिफाइन करता है उसके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव। जैसे अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl जब टूटता है तो सबको पता है टूट के क्या देगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, पानी के अंदर, ऑब्वियस सी बात है।
ऐसे ही अगर मैंने बात की भाई आपके पास H2SO4 की, तो टूट के क्या देगा भाई आपके पास 2H पॉजिटिव, दो ये स्टेप 2 में होगी रिएक्शन, हम तो फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, पहले एक टूटेगा फिर दूसरा, हम फाइनली देख रहे हैं कि आपके पास 2H पॉजिटिव प्लस में क्या बनेगा सल्फेट आयन। तो कितनी है उसमें एक अलग चीज हाइड्रोजन, पर उसमें से एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं वो मायने रखता है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट कई बार एक रट्टा दिमाग में बना लेते हैं कि रिएक्शन के अंदर जितने हाइड्रोजन थे या आपके एसिड के अंदर जितने हाइड्रोजन थे सारे ही तो आपके पास एसिडिक है, लिख दो सारे। नहीं बेटा, यहां एक इश्यू है आपके पास। कैसे, देखो थोड़ा सा अगले वाले में एक बार देखोगे, इसको तो जानते ही होगे सारे, ये तो आसान से इनऑर्गेनिक एसिड थे, ये थोड़ा ऑर्गेनिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। अरे अमरूद वाला, अमरूद के अंदर होता है ना, तो वो जो खटास है वो ये प्रभु की कृपा से है। तो ये जो है आपके पास, इसके अंदर टोटल हाइड्रोजन चेक करो तो 4 और 2 6 है, और इसका आपके पास मोलिकुलर मास है 126। तो क्या इसका इक्विवेलेंट मास 126/6 होगा? नहीं, इतना तो दिमाग में आ गया, होता तो लिखते थोड़े ना सर यहाँ। नहीं बेटा, देखो आपके पास यहां पर जब ये टूटता है COOH COOH और साथ में 2, पहली बात ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये एसिड बेस का काम ही नहीं करेंगे, ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10th क्लास का बेसिक सा कंसेप्ट है, ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, ये तो इसके साथ एक अलग ढंग से जुड़े होते हैं, जिसको आप आगे जाके पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म्स में है मोस्टली। तो जब ये टूटेगा तो सच में कैसे टूटेगा, ये टूटेगा COO नेगेटिव प्लस में 2H पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ ऑलरेडी सराउंडेड है, 2 जो है, ठीक है जी। तो इसके पास टोटल 4 और 2 6 हाइड्रोजन थे, लेकिन टूटने पे इसने कितना दिया, एक यहां से और एक यहां से। समझ में आई बात? क्या सिर्फ वही हाइड्रोजन जो रिएक्शन टूट के बाहर निकलेंगे। जैसे एक और देखो थोड़ा सा, ये रहा टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3 और एक 4, तो आपका दिमाग क्या कहेगा, इसका मोलिकुलर मास कितना है 60 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। नहीं, गलत हो, कैसे, तोड़ो ना, CH3COOH टूट गया, टूट के क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। आयनिक इक्विलिब्रियम में बार बार तोड़ा फोड़ी करनी है, ऑर्गेनिक है इतना तो बेसिक आपको अगले साल भी करना है, आता भी है। क्या ये टूट के क्या बनाता है आपके पास एसिटेट आयन प्लस में H पॉजिटिव। तो क्या चारों के चारों हाइड्रोजन एसिडिक है? क्या चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है ना? तो क्या कितने हैं भाई, लिखना देखना पड़ेगा, पता कैसे चलेगा, कैसे तुक्का मार दूं, आसान है। जो भी हाइड्रोजन अपने से कई गुना ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए हैं वही हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में देखो, यहां ये किसके साथ जुड़ा था Cl के साथ, यहां ये H किसके साथ जुड़े थे सल्फेट जैसे तगड़े अनायन के साथ। लेकिन यहां पर एक बार इसका स्ट्रक्चर याद करोगे प्लीज, इरेज कर देता हूं समझाने के लिए, CHHC डबल बॉन्ड OOH, लैब स्ट्रक्चर 10th क्लास में पढ़ा था आपने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने देखा भाई 3 H तो जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक ने पढ़ाई दिया होगा, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, एक की 2.1 दूसरे की 2.2, गैप ही नहीं है। लेकिन ये हाइड्रोजन ये वाला किसके साथ जुड़ा है बेटा जी, ऑक्सीजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो वही ऑर्गेनिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होंगे जो आपके एसिड के अंदर होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, पॉइंट 1, और पॉइंट 2 वो जो मॉलिक्यूल के अंदर है एसिड के अंदर है उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो सारे ऑक्सीजन जो भी हैं जिनके साथ H जुड़े हुए होंगे इस फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में, वही आपके पास रिप्लेसेबल होंगे, सारे नहीं होंगे। तो प्लीज रट्टा मत मार लेना, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने हाइड्रोजन आंख बंद करके मत टिपका देना कि हो इसमें 1 था तो 1 कर दिया, तो इसमें 6 तो 6 के 6 लिखूंगा, इसमें 4 तो 4 के 4 लिखूंगा। नहीं जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने आपको समझाया कौन से हैं और क्यों हैं, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस दे दी, यहां पे 2 हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा इसका इक्विवेलेंट मास 126 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल हैं। इसका कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1, क्यों?
क्योंकि यहां पर आपके पास सिर्फ एक ये वाला हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल है। ऐसे भी इनके मासेस निकल जाएंगे, बिल्कुल। मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 1, बेशक 2 हाइड्रोजन है लेकिन रिप्लेसेबल सिर्फ यही है क्योंकि ये तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। यहां पे एक है वही। बोरिक एसिड 3 है, तीनों हो जाएंगे जी। H2SO5 2 हैं, दोनों हो जाएंगे जी। H3H7COOH 8 है लेकिन रिप्लेसेबल तो एक ही है, कौन सा? ये भाई साहब, भाई OH के साथ ये जुड़ा हुआ है। ऐसे यहां पर 5 और 1 6 हैं लेकिन रिप्लेसेबल बेंजोइक एसिड है जी। ये ऑर्गेनिक में आपने देखा ही है, बहुत चैप्टर में बहुत यूज होगा आगे ऑर्गेनिक में 12th में। तो ये भाई साहब निकल जाएगा और क्या देगा? C6H5COO नेगेटिव। तो टोटल कितनी है एक अलग चीज है, लेकिन कितने एसिडिक हैं वही डिफाइन करेंगे इसका टोटल रिएक्टिव मास कितना है। तो इन सारों के जितने भी आपको कैलकुलेट के लिए दे रखे सबके इक्विवेलेंट मास आप प्लीज एक बार निकाल के देखें। अब लास्ट में बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्ट और इक्विवेलेंट मास इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, इनको और देख लेते हैं और अपना नॉर्मेलिटी का इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। तो एक बार देखो, बेस आसान है, एसिड में फिर भी आपके पास थोड़ा सा इशू बनता था, बेस में आपके सिलेबस के हिसाब से आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होगा बेटा? आपके पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल OH नेगेटिव। रिप्लेसेबल H पॉजिटिव को कहा था बेसिसिटी, जितने H होंगे उतने ही बेस के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करेंगे। ऐसे ही रिप्लेसेबल OH नेगेटिव को आपने नाम दिया एसिडिटी, क्योंकि जितने OH नेगेटिव होंगे उतने ही आपके एसिड के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन एसिडिटी बेसिसिटी तो ठीक है, समझने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन आपको ध्यान देना है इसके टेक्निकल टर्म पे, एंड दैट इज रिप्लेसेबल OH नेगेटिव और एसिड के अंदर रिप्लेसेबल H पॉजिटिव। जैसे NaOH है, कितने OH हैं भाई? 1। तो भाई इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है 40 डिवाइडेड बाई कितने OH थे? 1, तो डिवाइडेड बाई 1। ऐसे ही बाकियों का आपको डिफाइन करना है, जैसे CaOH होल ट्वाइस, तो इसका मास डिवाइडेड बाई, हाँ जी बिल्कुल 2। क्यों? क्योंकि 2 है ना बेटा। AlOH होल थ्राइस साफ दिख रहा है, कितने OH हैं? 3, सारे रिप्लेसेबल काउंट करेंगे हम तो। NH4OH कितने हैं? 1, रिप्लेसेबल काउंट होगा वो तो सारे कैसे हैं आपके पास? बेसिस, जिनका आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए। अगला, यहाँ थोड़ा सा आपको अपना कीमती दिमाग दो, अगर आप 9th क्लास पास आउट हैं तो आपको इश्यू नहीं आना चाहिए, फिर भी यहाँ पर कई बार हम थोड़ा सा कंफ्यूजन फील करते हैं, उसी को आज रिमूव करते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्ट, पहली बात सोल्ट किस चीज से बनते हैं? तो हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स यू, यस बिल्कुल, सोल्ट प्लस वाटर। थर्मोडायनेमिक्स तो कहता था वाटर ही मेन है भाई, सोल्ट तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें तो उस बाई प्रोडक्ट के बारे में ही बात करनी है, सोल्ट के बारे में ही हमें डिस्कशन करना है। तो इसका डिस्कशन आपको क्या समझाएगा सोल्ट का, कि इसके अंदर एसिड के अंदर से हमेशा एनायनिक पार्ट आता है और बेस के अंदर हमेशा क्या आता है? कैटायनिक पार्ट। ऑलवेज, कोई भी आसान से रिएक्शन उठा लो, जैसे भाई आपके पास इसी को उठा लो, इसमें क्या है? AlOH होल थ्राइस, ये तो बेस है, और भाई H2SO4 क्या है? एसिड। मिलके क्या बनाएंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा आपके पास? वाटर। बैलेंस नहीं है रिएक्शन, लेकिन आप देखो जो पॉजिटिव पार्ट है कैटायन है वो कहाँ से आया है? बेस के अंदर से, ठीक है जी। और जो आपके पास नेगेटिव पार्ट है सल्फेट, वो कहाँ से आया है? एसिड के अंदर से। अब यहीं से आपका कंसेप्ट बनता है, इसमें तो दोनों चीजें हैं, एसिड भी और बेस भी। तो क्या देखें? रिप्लेसेबल H देखें, रिप्लेसेबल OH देखें ना? कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। क्या देखना है? देखना है टोटल चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि एसिड और बेस ने क्या दिया है? पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है। तो किसको देखो? पॉजिटिव को देखो या नेगेटिव को? किसी को भी देख लो। क्यों? क्योंकि एक सोल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा बैलेंस रहते हैं। कोई भी सोल्ट है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो बैलेंस रहने ही रहने हैं। दैट्स इट, यही चीज तो है यहाँ पे। जैसे NaCl के अंदर सबको पता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव भी 1 है। तुम्हारा मन जो तुम्हें दिख जाए जल्दी उसी से कर दो। तो 38.5 इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1। NaHSO3, ये सोचने का है भाई। 84 इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये 2 कहां से आया? क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या है? एक तो है कार्बोनेट आयन, और क्या है? एक Na पॉजिटिव, और एक और क्या है इसके अंदर? H पॉजिटिव।
तो कई बार हो सकता है आपको इसके अंदर टोटल पॉजिटिव नेगेटिव समझ में ना आए। अब 9th काम आती है, सबको पता है कार्बोनेट नेगेटिव अनायन है जिसके ऊपर चार्ज -2 होता है हमेशा। तो भाई टोटल नेगेटिव दिख गया, सेकंडों में बन गया काम, है ना। हो सकता है आपको तोड़ना ना आए, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव भी आपको शायद एकदम से जल्दी जल्दी ना दिखे। कार्बोनेट तो दिखा, जो दिख जाए क्वेश्चन वहीं खत्म है, ठीक है। जैसे अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट, पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढने में दिक्कत आ रही है, नहीं आएगी, सबको पता है सल्फेट का चार्ज कितना होता है -2। कितने सल्फेट है इसके अंदर? 3। तो आपके पास क्या हो जाएगा टोटल इसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई आइदर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव कितना है आपके पास +6, क्यों बैलेंस है ना भाई। सल्फेट कितना हो जाएगा -6। हमें तो सिर्फ मॉडुलस पुट करना है जी, प्लस हो या माइनस कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करने से मतलब है। तो यहाँ कितना हो गया 6। थोड़ी सी और प्रैक्टिस देखते हैं, जैसे Na2CO3, इसके अंदर क्या होगा Na एंड CO3 2 नेगेटिव। अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसके अंदर क्या बनेगा, 2 तो बनेंगे Na पॉजिटिव और 1 बनेगा कार्बोनेट 2 नेगेटिव। अब तुम्हें डिपेंड करना है तुम्हें क्या लिखना है, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा जी। ये मत कहना है पॉजिटिव लूं क्या हमेशा या नेगेटिव लूं क्या हमेशा, ना 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 ना, खुद सोचो। सोडियम कितने हैं 2, एक सोडियम पे चार्ज हमेशा +1 होता है, तो 2 पे कितना हो गया +2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2। कार्बोनेट तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, -2 रहता है। तो टोटल नेगेटिव भी कितना है मॉलिक्यूल में 2। तो आइदर पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव, तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। अगले वाला MgSO4, Mg + SO4 2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव रहता है हमेशा। तो भाई यहाँ पर क्या रहेगा Mg + 2 और सल्फेट क्या रहता है -2। कैसे? अरे बता भी तो आपको, हमेशा ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 वाले हमेशा +1 में रहते हैं, ग्रुप 2 वाले +2 में। सल्फेट नहीं पता तो ये तो पता है मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही था ना ग्रुप 2 बेटा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम कार स्कूटर बेरियम रेडियम, ये तो सारे +2 वाले हैं ना जी। तो सल्फेट याद होगा आपको 100%, लेकिन बाय चांस भूल जाए तो कैटायन से चेक कर लो, आंसर तो सेम आएगा क्योंकि सोल्ट तो न्यूट्रल है। ऐसे अगले वाले में CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, नहीं पता था भाई CH3COO नेगेटिव का चार्ज -1 है, Na का तो पता होता है सबको +1 है। तो जो भी इसका मास है टोटल डिवाइडेड बाई 1। अगले वाले में मैग्नीशियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट का नहीं ध्यान आ रहा, ऑर्गेनिक है, कंफ्यूज हो गए। अरे मैग्नीशियम तो ध्यान होगा, बिल्कुल। मैग्नीशियम क्या आपके पास ग्रुप 2 हमेशा किस में रहता है +2 में। तो जो भी आपको पहले दिखे कोई भी एक, जैसे सबको पता है यार क्लोराइड -1 में रहता है, मास बाई 1। सबको पता है कार्बोनेट -2 रहता है, मास डिवाइडेड बाई 2। सबको पता है सल्फेट -3 रहता है, सॉरी -2 रहता है, 3 है तो -6 हो गया, तो मास डिवाइडेड बाई 6। लेकिन यहाँ नहीं पता था ना ऑक्सलेट का -2 होता है, तो मैग्नीशियम का यूज कर लो। आपको तोड़ के पता करना आना चाहिए, बात खत्म, इतना आसान है। ऐसे अगले वाले में देख लेना, इसका मास डिवाइडेड बाई फॉस्फेट के हिसाब से देख लो, फॉस्फेट का आयन चार्ज हमेशा -3, या फिर कैल्शियम के हिसाब से देख लो, एक कैल्शियम हमेशा किस फॉर्म में रहता है +2। हो गया जी, आसान था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज भी होगा बेटा जी, आसान है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास, जिसका भी पूछा जाता है, डिवाइडेड अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आया है। जैसे MnO4 नेगेटिव, इसका रिडक्शन करा दिया आपने किसी तरीके से और ये बन गया MnO2, बैलेंस नहीं है, जस्ट समझाने के लिए ही ये। तो आपके पास पहले क्या करना है, इन दोनों की जिसका आपसे पूछा गया है क्या इक्विवेलेंट मास, उनकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकालना है जी। तो कितना हो गया यहाँ पे +7, निकाल लोगे? हाँ जी, बता रखा है, सिखा रखा है। और यहाँ कितना हो जाएगा +4। एक स्पेशल वीडियो भी है, क्लास में भी करा रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो उससे निकाल लिया। तो चेंज कितना आया 3 का, तो क्या बन जाएगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 3, बिल्कुल। ऐसे ही Mg + H2SO4, MgSO4 प्लस में H2 क्या बन जाएगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 2, आसान था। ऐसे Cr2O3 गिव्स यू CrO4 CrO4 नेगेटिव, चेंज कितना आया भाई निकाल लोगे? हाँ जी, +3 आएगा। यहाँ निकाल लोगे +7 आएगा। मास डिवाइडेड बाई चेंज कितना है
तो रट्टा मत मार लेना, यहाँ 3 का था, यहाँ 2 का था, तो यहाँ -4 हो जाएगा। नहीं, फिर से नंबर जो यहाँ पे आपको लेना है, चाहे वैलेंसी हो, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सोल्ट हो, चाहे आयन हो, चाहे आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन हो, कोई भी हो, ये जो नंबर आपको लेना है मोलर मास को डिवाइड करने के लिए, ये नंबर हमेशा हमेशा कैसा होना चाहिए आपके पास? एक पॉजिटिव नंबर। ना फ्रैक्शन हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम डिवाइडेड बाय आपके पास कितना? एग्जैक्टली 4। तो ये था आपके पास कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग द इक्विवेलेंट मासेस। इसको नोट डाउन कर लो और इनकी जितने क्वेश्चन साथ साथ में करने दी इनको कर लो। इससे इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।